आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है और जो बच्चे इस क्लास में नए जुड़ रहे हैं वो भी कुछ बातों का याद रखें कि जो ये डेली करंट अफेयर में लाता हूं, ये डेली करंट अफेयर में आपको अभ्यास के माध्यम से लाता हूं। अभ्यास के माध्यम से लाने का पर्पज यह है कि अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस देखिएगा, जो नए जुड़ रहे हैं बच्चे, अगर मैं करंट अफेयर आपको देता हूं, मान के चलिए कि मैंने नोट्स दे दिए, जैसे मैं टू द पॉइंट दे देता, वैसे भी उसमें कोई फालतू की बातें और ज़्यादा लोडेड काम नहीं होता था। पॉइंट टू पॉइंट काम होता था यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू को देखकर, और 10 एमसीक्यू कराता था। वो भी एक स्मार्ट अप्रोच थी, पर उससे बेटर मैंने करने का जब प्रयास सोचा कि मैं उससे बेटर और क्या कर सकता हूं, तो एक चीज आप लोग खुद देख रहे होंगे कि अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे की करंट अफेयर की क्लास देखते हैं, या आप मेरी भी 35-40 मिनट की क्लास, क्योंकि मैं सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट और कुछ ही फालतू चीज में शामिल नहीं करता था, तो ये करंट अफेयर जो मैं आपको देता हूं, मान के चलिएगा जो पहले देता था पॉइंट टू पॉइंट, अब 9 महीने बाद एग्जाम है, आप उसकी कितनी चीज़ों को याद रख पाओगे, कितनी बार रिवीजन करोगे, क्योंकि आपके पास तो बहुत ज़्यादा पीडीएफ भी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नोट्स भी हो जाएंगे, और छोटी छोटी बातें जो एग्जामिनर आपको पढ़े हुए को भी गलत करा देता है, उसकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से होगी। तो अब मैंने क्या किया है, न्यू चीज स्टार्ट की है, वो न्यू चीज है यह है। इसमें क्या होगा, आपके अभ्यास में 21 क्वेश्चन पर डे के करंट अफेयर, द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, मतलब सारे भी जितने स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं वहां से चीजें पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर, पीवाईक्यू कौन से, प्री पेपर के, ये मेंस की क्लास नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, मेंस की क्लास आप लोगों का सहयोग बना रहा, अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के माध्यम से आपने जल्दी से जोड़ने का प्रयास किया तो मैं बहुत जल्दी मेंस की क्लास स्टार्ट करूंगा। उसमें भी क्या होगा, उसमें भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंटेंट दूंगा, पर डे 3 क्वेश्चन आएंगे। अब इन 3 क्वेश्चन में क्या होगा, आपका क्वेश्चन होगा पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर, पेपर वाइज, और उसकी आंसर को किस तरीके से फ्रेमिंग करना है, कैसे डायग्राम का यूज करेंगे शॉर्ट तरीके से, है ना, ये सब आपको उसमें बहुत अच्छे से बताया जाएगा। अगर आप मेरे साथ पर डे 3 मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे पर डे, तो आप खुद सोचिए कि 300 दिन में आप कितना कर लेते हैं। 900 क्वेश्चन है, जो 900 क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये 3 तो मैं कह रहा हूं, धीरे धीरे मैं इनको 6 पे लाऊंगा, है ना। तो ये थोड़ा सा क्लास को शुरू करने से पहले इसलिए समझाना होता है कि बच्चे ये जानने का प्रयास करें कि किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच से पढ़ा जाता है, ना कि आप लोग आज की जो भीड़ चाल चल रही है उसमें चले कि नोट्स ले लेते हैं, 1-1.5 घंटे की मैराथन देख लेते हैं, 1 साल का पूरा करंट अफेयर देख लेते हैं और शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। वो आप बना लोगे, आपकी मेज पर लत्ती पोथा बन के रख जाएगा, धूल चढ़ती रहेगी, आपके दिमाग में कुछ नहीं चढ़ेगा ज़्यादा। अब यहाँ क्या होगा, ये आपको एमसीक्यू कराया जाएगा, अब आपको इसमें बारीकियां बताई जाएंगी कि देखिए एग्जामिनर यहाँ से आपसे गलती कराएगा, ये एग्जामिनर यहाँ से आपसे गलती कराएगा, और आप जब इसे करोगे, आप जैसे क्लास रोक के एक बार पढ़ने का प्रयास करोगे, फिर मैं इसको करूंगा, फिर उसके बाद नीचे व्याख्या है, व्याख्या में आपको क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज बोले तो पूरा बेसिक एनसीईआरटी का जितना भी होता है टॉपिक में से जो जो पूछा जा सकता है वो सब इसमें अच्छे से कवर किया गया है। समझ लीजिए कि ये 360 डिग्री जो हम बोलते हैं ना ज्ञान, प्री का पूरा है। अगर इस क्लास को आप 4 महीने प्रॉपर कर लेते हो, 4 महीने बोल रहा हूं मैं, प्रॉपर तरीके से करते हो, बाकी तो आपकी इच्छा है कि आप आगे जाना चाहते हो कि नहीं, मैं कहता हूं 4 महीने प्रॉपर करके देखो इन क्लासों को। 4 महीने क्यों बोल रहा हूं, 120 दिन क्यों, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि 120 दिन में अगर मैं, आप मान के चलिए कि
21 एमसीक्यू पर डे ला रहा हूं, है ना। देखिए आप इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद तजुर्बा ये होना शुरू हो जाएगा कि ये गलती, और आप एक काम करिएगा, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा 2015 के बाद कोई भी, और किसी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरपीएससी और अपना ये बीपीएससी का पीवाईक्यू, मतलब पीवाई क्वेश्चन पेपर उठाइएगा प्री के। आप ये देखने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आप 50 प्लस सही कर ले रहे हो। अब आप कहोगे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आप बारीकियां समझ जाओगे। आपको, क्योंकि देखिए जो भी मैं करंट अफेयर लाता हूँ उसका स्टैटिक टॉपिक पूरा कवर करता हूँ, तो पूरा स्टैटिक ज्ञान भी आपको अच्छा खासा हो जाएगा अगर आप अलग से भी पढ़ाई करना नहीं चाहते। दूसरा, ये जो जॉब करते हैं 8-9 घंटे की, उनके लिए सफिशिएंट है ये क्लास। तीसरा, जब आप स्टेट किसी पीसीएस का पीवाईक्यू करेंगे तो आप देखेंगे उसमें आप 80 प्लस क्वेश्चन कर ले रहे हो। क्यों? क्यों कर ले रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई है। मैं हमेशा कहता हूँ चलिए अभी तो हम करते हैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग, बाकी बीच-बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं हर क्लास में रोज़ बताता हूँ। रोज़ बताने का मेरा मकसद ही यही होता है कि आप लोग स्मार्ट अप्रोच से जुड़ें, है ना? ना कि भेड़-चाल चलने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले 3 बातें याद रखना है जो मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ। पहले हमें देखना है कि हमसे गलत पूछा है या सही। आधी गलती तो हमारी यहाँ से हो जाती है क्वेश्चनों में, ये यहाँ देखा जाता है। फिर किसी भी कथन को पढ़ने से पहले 100% श्योरिटी कि ये गलत है या सही। ये आप तब कर पाएँगे जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके आप मेरे साथ चलेंगे, तो आपको ऑलरेडी नॉलेज हो जाएगी चीज़ों की। और तीसरी चीज़ होती है शब्द। शब्द का मतलब होता है लगातार, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, केवल। ये 90% केस में क्या होते हैं? गलत होते हैं। और 10% केस में ये सख्त होते हैं। कहाँ सही होते हैं? वो मेरे एमसीक्यू जो ये क्वेश्चन है इनके माध्यम से पूर्ण कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इसका आंसर। कथन 1, कथन दूसरा, कथन तीसरा। ये देखिए कल जब मैंने 6 मार्च की क्लास कराई थी, ये उसमें भी था, पर उसमें जो जिस तरीके से क्वेश्चन बना था वो पैटर्न दूसरा था। अब ये फिर है न्यूज़ में, तो फिर से क्वेश्चन है। अब इससे आपको एक चीज़ का और अभ्यास हो जाएगा, पता क्या? यूपीएससी हो चाहे पीसीएस, उस टॉपिक पे ज़्यादा उसका ध्यान रहता है जो लंबे समय से समाचार में लगातार बना हुआ है। ये बात याद रखना। तो आप एक डायरी बना लो। उसमें मैं ये नहीं कहता एक क्वेश्चन लिखो, आप क्या करो उस दिन की पीडीएफ का नाम लिख दो, जैसे 7 मार्च, ठीक है? अब कौन-सा क्वेश्चन लगातार आप देख रहे हो कि करंट अफेयर में चलता जा रहा है, उस क्वेश्चन का नंबर डाल दो। इस तरीके से क्या होगा, जब एग्ज़ाम आएगा ना, तो पीडीएफ खोलने में आसानी होगी, उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस होगा आपका, ठीक है? 356 राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल मैंने देखिए इसका एक आपको होमवर्क दिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है और सर्वप्रथम कहाँ लगा था, है ना? और आज ही बताइएगा कमेंट करके मुझे। हमसे पूछा है कथन सही। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, बताइए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। देखिए, ये स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी का मिक्स है, करंट अफेयर में है, रहने दीजिए, पर उससे मैं वही चीज़ लाता हूँ जो एग्ज़ामिनर आपसे पूछने का प्रयास करेगा। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते हर 6 महीने में विधायी मंजूरी मिले। देखिए, जो मैं अंडरलाइन या गोले करता हूँ ना, यहीं से हेर-फेर होती है शब्दों की। आप ये मान के चलिएगा हेर-फेर यहीं से होगी। तो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से याद रखना है। देखिए, इसमें जो हमारा दूसरा कथन है ये भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है। अब पहला गलत है। अब मुझे आप लोग बता पाएँगे पहला क्यों गलत है? देखिए, ये कोई करंट अफेयर तो विशेष का क्वेश्चन तो है नहीं। आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ते होंगे एनसीईआरटी। आप बताइए आपने राष्ट्रपति शासन के विषय पढ़ा तो गलती क्यों हो रही है वहाँ पर? इसका आंसर तो पहले मैं बता दूँ 2 और 3 है। नहीं आ रहा है अभी भी याद आ क्या आप लोगों को? देखिए,
आप व्याख्या पढ़ेंगे, आपकी पूरी क्लियरिटी इसके माध्यम से। कथन एक गलत है क्योंकि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख, देखिए मैं वहां पे क्यों इस तरीके से वो बनाया था, ये देखिए आपको मिस्टेक, देखिए अब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा देता कि राष्ट्रपति शासन पूरे अच्छे से पढ़ा उड़ा के आपको फ्री कर देता, पर एग्जामिनर तो यहाँ गेम खेलेगा, ये प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? ये प्रैक्टिस रोज एमसीक्यू करोगे, होती जाएगी कि मिस्टेक कहाँ कराते हैं एग्जामिनर। भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, ना कि 1 महीने। ठीक है, बाकी आपको मैंने 2 और 3 तो बता ही दिया है, बाकी एक बार आप व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जो आप ये सोच रहे हैं वैसा ये क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन नहीं है, ये समझ लीजिए यूपीएससी की तर्ज पर एक डिफिकल्ट श्रेणी में आएगा। बताइए इसका आंसर। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप जानते होंगे, चुनावी चंदा जो हम लोग वो बड़े बड़े बिजनेसमैन देते हैं, जिसको देना है, विकल्प विकल्प के रूप में चर्चा में रहे, ये बताओ आप तो वो तो जानते हो, अरे पढ़ के लगा होगा, अरे हम तो जानते हैं, तो आंसर दे देंगे। आप इसका बताइए। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक गैर लाभकारी कंपनी है जो राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए गठित की जाती है। ये शब्द याद रखना, ठीक है, ये बात सही है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है, ये बात भी सत्य है। देखिए जहां मैं गोला बना रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ यूपीएससी क्या करेगा कि इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के तहत पंजीकृत होना वो स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक मतलब होना चाहे तो होले, नहीं होना चाहे तो नहीं होले, तो ये कथन गलत हो जाएगा। फिर वहां पे सिर्फ आपको एक ही शब्द लाया जाएगा, क्या? स्वैच्छिक। अगर आप मान के चलिए मैं इस पर करंट अफेयर आपको पढ़ा देता, पीडीएफ दे देता, नोट्स बनवा देता, क्या इस चीज इतनी बारीकियां आप याद रख सकते थे अपने एग्जाम हॉल तक? चलिए आप उस समय मैं करंट अफेयर में दे देता अनिवार्य, आप याद भी कर लेते। एग्जाम आपका 300 दिन बाद है, क्या इस बारीकी को याद रखते? पर हाँ, आज मैंने एमसीक्यू करा दिया है, चीजों को अच्छे से गोला बना के यहाँ ये कर दिया है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, चाहे पेपर 1000 दिन बाद क्यों ना हो आपका, तब भी आपको याद रहेगा कि अनिवार्य नहीं है, वो अनिवार्य है, स्वैच्छिक नहीं है। ठीक है। ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल चंदे का 95% उसी वर्ष राजनीतिक दलों को वितरित करना होता है। तो ये विशेष जो चीजें यहाँ हेरफेर कर देगा, यहाँ कर देगा आपको 75%, और आपने अगर हल्की सी चूक की, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही कथन सत्य हैं। आप देखिए किस लेवल से एमसीक्यू बनाया जा रहा है। फिर मैं कहूंगा मेहनत अच्छे से करना, रिजल्ट की गारंटी मेरे पे छोड़ दीजिए। पहले पेपर की, यूपीएससी वाले हों चाहे पीसीएस वाले हों, यूपीएससी वाले 50 प्लस, पीसीएस वालों को मैं 80 प्लस में तो यहां से ले जाऊंगा, बाकी आपको मैथ रीजनिंग पे थोड़ा फोकस करना ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। देखिए कल के करंट अफेयर में भी रोड करेक्टिव एक्शन था, पीसीए है ना, आज के करंट अफेयर में भी है, पर कल का करंट अफेयर में जो क्वेश्चन बना था वो दूसरे प्रकार का था। अगर कल के क्वेश्चन को किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा, वो आज का आंसर दे देगा। देखिए इसके दायरे में नहीं आता, क्या नहीं आता बताइए? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मैंने कल बताया था आते हैं, निजी भी आते हैं। कल ये भी बताया था कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आती हैं, यहीं पे वो कथन बना हुआ था इसी टाइप का कि नहीं आती है ना। क्या नहीं आता? इसका आंसर सी होगा, भुगतान बैंक, पेमेंट्स बैंक नहीं आते। अब पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडे से तो मैं कर रहा हूं पॉलिटी की शुरुआत हिंदी मीडियम के लिए, जिसमें आपको एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स प्लस करंट का तड़का लगा के, मतलब करंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं या टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है,
कल से ये क्लास वो मंडे से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक सहयोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए जो दिखता है वो मार्केट में बिकता है। अब ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखेंगे यूट्यूब पे काफ़ी सारी क्लासेस हैं, पर इस अप्रोच से बहुत ही कम, या मैं आपको कहूँगा कि क्लास ही नहीं होगी इस तरीके से। आएँगे 1 डेढ़ घंटे पढ़ाना है, वही चीज़ें लाना है, बस ऊपर-ऊपर पढ़ के चले जाना है। पर आपको किस तरीके का अभ्यास, प्रैक्टिस ये नहीं होगा। सब्सक्राइबर अधिक होंगे इसलिए बच्चे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं इनके ज़्यादा हैं तो मतलब अच्छा ही होगा कुछ। पर मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे भी समाज को और चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ करना होगी और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। जितना हो सके उतना से उतना आप अपने टेलीग्राम ग्रुप, दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर इस चैनल पे लाएँ। जिसके माध्यम से जैसे ही ये चैनल ग्रो करेगा, मैं बहुत जल्दी एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिनको सीसेट पर बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे ही एक स्मार्ट अप्रोच से सीसेट आपका कब मक्खन की तरह खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना? और बाकी इसमें ऑप्शनल भी स्टार्ट कराऊँगा, इसी चैनल पे 2-3 प्रकार के ऑप्शनल स्टार्ट कराऊँगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं ही पढ़ाऊँगा ऑप्शनल में, है ना? सेकंड क्लास ये तो मंडे से आपका शुरू हो जाएगा। सेकंड क्लास मैं शुरू कराऊँगा इकोनॉमी, ठीक है? अब देखिए इकोनॉमी का जो ऐसा है कि जब मैं स्टार्ट करूँगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? अभी तो पॉलिटी स्टार्ट होने जा रही है मंडे से, पर सहयोग जितना अधिक बढ़ता जाएगा, मेंस की क्लास, इकोनॉमी बहुत कुछ इस चैनल पे आएगा, एथिक्स आएगा, है ना? एसे राइटिंग आएगी, सब कुछ आएगा इस चैनल पे। मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी कवर किया जाएगा। चलिए, व्याख्या आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर में था, बताइए इसका आंसर। इकोनॉमी में होता है विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बताइए इन दोनों के बीच में किसमें मुख्य अंतर क्या है? ये पूरा कोर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों ही समाचार में थे, पर मुझे लगा कि वहां से कोई विशेष बात लेने की नहीं है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यू देखता हूँ तो कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं जहां से वो एनसीईआरटी का फुल कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ हमसे पूछा है कथन सही है, सही के विषय में बताना है। बताइए आंसर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट का उद्देश्य प्रबंधन नियंत्रण, देखिए इस चीज को याद रखिएगा, प्राप्त करना होता है, जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर केवल वित्तीय निवेश है। देखिए यहाँ जो केवल है वो 10% केस वाला है, ठीक है, सही वाला है मतलब। और ये प्रबंधन, देखिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होते हैं वो नियंत्रण प्राप्त करते हैं, ठीक है, और जो एफपीआई आते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो केवल वित्तीय निवेश करते हैं, उनको कोई नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट की तुलना में अधिक अस्थिर, हाँ देखिए आप यहीं से अंदाजा लगाइए, अगर आपने पहली लाइन पढ़ी है, जिनको सिर्फ वित्तीय निवेश से मतलब है, किसी, देखिए अब मैं किसी कंपनी में अगर पैसा दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ वित्तीय निवेश किया है, मुझे अगर मैंने 10 दिए हैं, मुझे 30 रुपए चाहिए बस। तो जाहिर सी बात है मैं अस्थिर व्यक्ति हूँ, मैंने पैसा दिया मुझे 30 रुपए दे दो। पर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हूँ, एफडीआई अगर कर रहा हूँ तो किसी कंपनी में अगर मेरा नियंत्रण है तो मैं चाहूंगा वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाए, वो ग्रो करे। क्यों ग्रो करे? क्योंकि वो ग्रो करेगी तो मेरा भी ग्रो ऑटोमेटिक होगा। तो मैं नियंत्रण के साथ उसमें हूँ, पर इसमें एफपीआई में नियंत्रण के साथ नहीं हूँ, अस्थिर माना जाता है, ये बात भी सत्य है। किसी लिस्टेड या सूचीबद्ध कंपनी में 10% से अधिक का निवेश एफडीआई माना जाता है। देखो ये बात जो है ना, ये करंट की लाइन में थी, बताइए ये बात भी सत्य है और तीनों ही कथन सत्य हैं। आपको थोड़ी अगर आवाज आ रही हो तो ये इन्वर्टर की आवाज है, लाइट चली गई है, थोड़ा सा रुक जाता हूं मैं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी, और बाकी आपको देखिए ज़्यादा और डेप्थ में पढ़ना है तो मैं आपको यहाँ पर देखो, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को क्या हॉट मनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तेजी से बाहर निकल सकता है। तो इस लाइन को भी आपको याद, मैंने क्या बोला कि व्याख्या में भी आपको डेप्थ में नॉलेज यहाँ दी जाती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा ओकाबांगो डेल्टा, ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि जीभ भी थोड़ी फंस जाए, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देश में स्थित है बताइए। इस समाचार पेपर में था आज के। ये अपना बोत्सवाना, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज्यादा हमको याद नहीं रखना है। जिस तरीके से पूछा जाता है वो हम बता देते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो नहीं थोड़ा सा और, तो ये लीजिए थोड़ा सा और, ठीक है, पढ़िएगा बैठ के। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी क्लास के जस्ट नीचे ही, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को क्लिक करेंगे, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया होगा। दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरोसोल को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है 2026 के लिए, मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए किन के बीच चल रहा है ये विवाद। ये चल रहा है चीन और फिलीपींस के बीच, ठीक है। देखिए जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं। जहां पे कथन बेस बनने की ज्यादा संभावना होती है वहां कथन बेस बनाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर आप कैसे पहचानते हो, तो मैं आपको बता दूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आप किस टॉपिक से उसको किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है। अगर आप 10 साल के भी पेपर देखते हो तो आपको इस चीज का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। पर ये पीवाईक्यू कम से कम आपको 100 बार देखने होंगे, तब जाके ये अभ्यास होगा। तभी मैं कहता हूँ मेरी क्लास में हो तो पीवाईक्यू देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ना सिलेबस ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर ही इधर कार्य किया जा रहा है। आप देखिए ना करंट अफेयर पढ़ाने की इतनी स्मार्ट अप्रोच आप पूरे यूट्यूब पे देखिए, कहाँ आपको मिलेगी। बस 1-1.5 घंटे 4 टॉपिक लाना है, उस पर डिस्कस कर देना है, शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, वहां चर्चा हो गई, पीडीएफ में लाके पीपीटी में लाके, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस जो लिखा है उसको बोल के पढ़ा के समझा के चल दिए। आपने नोट्स बना लिए, आपने भी बड़ी आज बहुत मेहनत हो गई, आपने भी वो मेज पे साइड में रख के आप भी चल दिए। एग्जाम आया, लगा यार कुछ पढ़ा तो ही था कि नहीं पढ़ा था, पूरा साल बर्बाद हो गया यार मेरा तो। बस यही होता है। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करिए आप, जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी पढ़ाई थोड़ी कम भी चलेगी, ये बात याद रखना आप लोग। भारत के, और प्रैक्टिस में क्या नहीं है, प्रैक्टिस में आपकी ऑल सब्जेक्ट कवर किया कर रहा हूं मैं, हर एक टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स, हर एक चैप्टर से एमसीक्यू है। भारत के मत आप 2000 एमसीक्यू सीरीज देख लीजिए मेरी, उसमें आपको पता लग जाएगा। भारत के मध्यकालीन इतिहास में देखिए दस्तक शब्द का क्या अर्थ था, देखिए ऑल इंडिया रेडियो में था, बताइए इसका आंसर। व्यापारिक शुल्क से मुक्ति के लिए दिया जाने वाला एक परमिट था ये दस्तक, है ना, मध्यकालीन भारत में। बाकी आप ये पढ़ो, क्यों कैसे किस लिए पूरा आपको नीचे मैंने व्याख्या में दे रखा है। तिनई संगम साहित्य के संदर्भ में तिनई अवधारणा किससे संबंधित है। आप एक काम करो, आज 7 मार्च का करंट अफेयर आप पूरे यूट्यूब में सर्च करो, बेस्ट से बेस्ट जो इंस्टीट्यूट हैं, जो चीजें हैं, वहां पे जाओ। आप ये देखने का प्रयास करना कि पूरे करंट अफेयर में आपको आईआर का, पॉलिटी का, क्योंकि फोकस वही है, हिस्ट्री की ये दो चीजें कौन पढ़ाने का प्रयास करता है। और करंट अफेयर में थी, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही करंट अफेयर में थी, ठीक है, आप देखना जाके। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों का हर एक सब्जेक्ट को शामिल करने का प्रयास किया जाता है, और ये 2026 में कहीं ये पूछ भी ली जाए। संगम साहित्य के संदर्भ में तिनई अवधारणा किससे संबंधित है, भौगोलिक क्षेत्रों और उनसे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा और डेप्थ में जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये देखो, ये जरूर पढ़ लेना, मैं कहूंगा ये जरूर पढ़ लेना, है ना, मिलान करने को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए यहाँ कथन की आवश्यकता थी, और ग्रेट निकोबार द्वीप तो इतना चल रहा है करंट अफेयर में कि मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। आप लोग तो शायद पढ़ते पढ़ते ना थको, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। लेदर बैग कछुआ, है ना, सब याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए बताइए इसका आंसर, इतना पढ़ाया है तो आप आंसर बता दो। इसमें एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण शामिल है, कई बार पढ़ चुका हूँ।
पढ़ा चुका हूं आपको। और इस परियोजना का कार्यान्वयन नीति बताइए। यह क्षेत्र सोमपेन और ओंगे जनजातियों का घर है। हाँ, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ओंगे जनजाति कहाँ रहती है, तो ये नई चीज इसमें मैंने ऐड की है, तो बता देना यहाँ रहती है। कथन दो गलत क्यों है, ये लीजिए पढ़िए। क्योंकि इसका कार्यान्वयन अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम कर रहा है, ठीक है, ना कि नीति आयोग। वहां पे आपको यूपीएससी गुमराह करने का प्रयास करेगा। इस क्लास में यही मेरा मोटिव है सिखाने का। आप देखिए, अब मैं ग्रेट निकोबार परियोजना पर करंट अफेयर लाऊं, आपको पढ़ाऊं, टू द पॉइंट चीजें दे दूं, आप भी बहुत मन से पढ़ लो, है ना। उस पीडीएफ को सेव कर लो, एक दो बार रिवीजन कर लो, 300 दिन बाद एग्जाम है। अब बताओ कितना याद रह जाएगा आपको। और अभी आपको याद हो गया होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, देखिए एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस में मैं क्यों कहता हूं पढ़ो कम प्रैक्टिस ज्यादा करो। प्रैक्टिस में दम होती है। क्या दम होती है, जैसे आप मान के चलना, वहां पे जैसे मैंने नीति आयोग लिखा था, ठीक है, नीति आयोग। अब जैसे ही नीति आयोग लिखा था, पर उसको पढ़ने के बाद मैंने उस चीज को क्या किया, गलत किया, ठीक है। फिर मैंने आपको सही चीज बताई कि किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर एग्जामिनर वहां पे नीति आयोग की जगह कुछ भी हेर फेर करता है, आपका माइंड तुरंत जगेगा, लाइट जलेगी अंदर से आपके माइंड की, नहीं नहीं नहीं, ये एमसीक्यू पहले किया है, ये तो नहीं था। चलो मैं कहता हूं आपको याद नहीं आया किसके द्वारा किया गया, और आपको पता लग जाएगा नहीं यार ये तो नहीं था, ये कथन तो मेरा गलत है। यही होती है 100% जो मैं बोलता हूँ ना श्योरिटी गलत और सही की। वो आपको धीरे धीरे आप इस तरीके से करंट अफेयर में प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका अभ्यास होता रहेगा और आपका माइंड सेट हो जाएगा एक प्रकार से। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य, देखिए इस तरीके से पूछा है, क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य रामसर स्थलों का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना। ये स्टेट पीसीएस वाले ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के लिए भी हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट आकाश 3 दोनों ही एग्जाम याद, दोनों ही स्टेट पीसीएस वाले यूपीएससी वाले दोनों याद रखें। बताएं इसका आंसर। भारतीय सेना की वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली का स्वचालन। व्याख्या नीचे है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 जनरेटिव एआई, इससे पहले भी मैं इस पे क्वेश्चन करा चुका हूँ, काफी समाचारों में चल रही है ना, डेप्थ में भी करा चुका हूँ। ओल्ड क्लासेस जो हैं आप देख लीजिएगा। मैं प्रविष्ट के रूप में उपयोग किए जाने वाले, ये देखिए ये नए तरीके से आया। प्रोमेट का क्या अर्थ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा। यूपीएससी इसी तरीके से आपको गुमराह करेगा कि आप तो ये पढ़ आए हो, मुझे तो ये बताओ, ये मुझे तो ये बताओ ये क्या है, बता दो। एआई को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश या टेक्स्ट इनपुट है क्या, प्रोमोट ये है। ठीक है, इस चीज को याद रखो। कुछ चीजें देखो आपको याद करनी होगी, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। चलिए इस पे कथन बनाएंगे, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछता है। हाथी रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। देखिए इस चीज को याद रखना पहली बात तो, और 1992 भी याद रखना, ये कथन सही है। और मुझे अभी मैंने शायद 2 या 3 दिन पहले 2000 एमसीक्यू की क्लास में या करंट अफेयर की क्लास में आपको प्रोजेक्ट टाइगर के विषय में पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको बताया था एशियाई शेर। याद आ रहा किसी को, एशियाई शेर। अच्छा, अगर याद आ रहा तो कमेंट में मुझे तुरंत बता दो कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि बोत्सवाना से अभी जैसे नाइजीरिया से चीते लिए गए थे, तो बोत्सवाना था, तो उसमें एशियाई शेर का मैंने जिक्र किया था। एशियाई चीता, एशियाई चीता।
बताइए कहाँ पाए जाते हैं। मैं पहला अक्षर बता देता हूँ और इस समय बहुत आग भी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, चलो। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। बताओ। इसको वैसे भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी याद रखना स्टेट पीसीएस वाले कि लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है। बताइए। सही है। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, अब ये राष्ट्रीय विरासत पशु किस सन में घोषित किया गया था, ये बताने का मुझे प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। ये तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो हाल ही में खबरों में देखा क्या है। इसी तरीके से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछते हैं। बताइए। कोई भी चीज जो रह ना जाए। अब इसमें कोई कथन बनाने का सेंस नहीं था, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि हाल ही में समाचार खबरों में था, क्या है। तो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है बताइए। केरल में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है ये, इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। ब्लैक कार्बन के विषय में मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, पर करंट अफेयर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार आएंगी, और यही यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यहीं पर ध्यान देते हैं। हमसे पूछा है सही, इसका बताइए आंसर। ब्लैक कार्बन यह जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। देखो यहां क्या कर दिया जाएगा, पूर्ण, तो इस चीज को याद रखना है। अगर यहां हेरा फेरी होती है तो अपूर्ण वाला, ठीक है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय तक रहता है। देखो यहां क्या किया जाएगा, अधिक, बहुत अधिक समय तक रहता है, यहां अधिक की। देखो इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ोगे ना, जिंदगी में सफलता ही पाओगे, असफल नहीं होगे। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। बताइए। बात सही। अब यहां क्या कहेगा, नहीं, योगदान नहीं देता। ठीक है, ये तीन शब्द इस तरीके से याद रखना। आपको मैं क्यों कहता हूँ 4 महीने आप इस क्लास से जुड़े रहिए, फिर आपका मन ही रहेगा, हमेशा ही जुड़े रहेंगे, सफल हो जाएंगे। फिर भी आप सफल होने के बाद भी इस क्लासों को देखना नहीं भूलेंगे। इसका कारण यही है कि इसमें बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच और थोड़ा सा, कहते नहीं है, बोरिंग टाइप से नहीं पढ़ाया जाता है। बात करके नॉर्मली जैसे आराम से हम लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ाया जाता है। अब इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर पढ़ते तो आप खुद देखिए, आप खुद सीख जाएंगे कि शब्दों का हेर फेर कहाँ हुआ है, मैं क्या पढ़ा था। और आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे ना तो आपकी सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगी, जो एक अधिकारी का गुण होता है। आप तुरंत देख लेंगे पढ़ाई में कि नहीं नहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे हेरफेर हो सकता है, यहाँ से लाइन बन सकती है, यहाँ से कथन बन सकता है, और एग्जामिनर यहाँ से हमको गलत कराने की संभावना ज्यादा बनाएगा। क्योंकि देखिए आजकल यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, जो भी क्वेश्चन पेपर का निर्माण किया जा रहा है प्री के, वो साइकोलॉजी के अनुसार किया जा रहा है। और साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी देखो, साइकोलॉजी में अगर आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजी ये कहती है कि जैसे आपने देख मान के चलिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना आपने पढ़ी, ठीक है, पढ़ी। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि पहले उन शब्दों को देखने का प्रयास करो, एग्जामिनर के दिमाग से सोचो टीवाईक्यू को देख के कि वो आपको कहाँ गलत करा रहा है। तो एक जल्दी में मैं इसको पढ़ने का, इन बॉन्ड्स को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से जारी किया जाता है। ठीक है, मैंने पढ़ रखा है। निवेश की अधिकतम सीमा व्यक्तिगत निवेश के लिए प्रति, देखो अब मैं यहाँ पहले मार्क कर लूंगा एग्जाम में, इन बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज पर कोई आयकर, मैं इन दो चीजों को मार्क कर लिया। ठीक है, मैंने ये लाइन तो श्योरिटी से पढ़ी हुई है। अब मैं थोड़ा सा दिमाग, देखो जैसे मेरी क्लास में पढ़ जाओगे तो इतना दिमाग भी एग्जाम हॉल में आपको नहीं लगाना है। ठीक है, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ये बात भी सत्य है। यहाँ पे प्रति वर्ष 5 कर सकता है, 10 कर सकता है, 11 कर सकता है। मैंने आपको पहले आगाह कर दिया कि प्रति वर्ष 4 किलोग्राम सीमा है। अब देखिए, इन बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगेगा, ये बात गलत है। अब अगर इस तरीके से वहां एग्जाम हॉल में हेर, यही तो साइकोलॉजी है कि बच्चे ने कितने सूक्ष्म दृष्टि से एक अधिकारी की नजर से देख रहा है कि नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक तो नहीं कर रहा है कि कल के दिन अधिकारी बन जाए और बस साइन करना शुरू कर दिए फाइलों पे।
छोटी-छोटी मिस्टेक कर जाए। वहाँ पे लिखा था कि 10,000 पास करना है और भाई साहब ने 11,000 पास कर दिए, देखा ही नहीं छोटी चीज़ों को। तो इसलिए मैं कहता हूँ देखो मेरी क्लास में आओगे ना इस तरीके से देखो 4 याद रहेगा अब आपको कि नहीं यार सीमा प्रतिवर्ष 4 किलोग्राम है और आपको याद रहेगा कि नहीं, जैसे इसमें लिखा ना इन बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगता, ये बात गलत है। अब आपको नीचे व्याख्या पढ़ो। यही साइकोलॉजी है। एग्ज़ामिनर आपसे कहाँ गलती कराना चाहता है, जिस दिन आपने ये पकड़ना शुरू कर दिया, ये पकड़ना अगर शुरू कर दिया, तो आप ये मान के चलो आधे एग्ज़ाम तो आप मतलब 60% एग्ज़ाम तो आप वहीं जीत गए। अब बचता है 40% जो आप देखो यार 40% मेहनत से आता है। अब मेहनत कैसे की, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, नहीं रखोगे गलती होगी। मैं ये बात कई बार पढ़ा चुका हूँ। छठी अनुसूची लद्दाख वाले मामले में रोज़ न्यूज़ चैनल में है, तो ज़रूरी है। बार-बार मैं पढ़ाऊँगा, नए-नए तरीके से क्वेश्चन बनाऊँगा। बताइए इसका आंसर। इसमें देर मत लगाना क्योंकि कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं ना। इसका शॉर्ट भी मैं बता चुका हूँ किस तरीके से याद रखना है। ये भी देखिए करंट अफेयर में था और कल इसमें डेप्थ में क्वेश्चन बनाया था मैंने, बहुत ज़्यादा। पर ये थोड़ा-सा शॉर्ट तरीके से बनाया है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए इसका आंसर। मिशन दिव्या सात जो हाल ही में चर्चा में रहा है, ये बहुत पहले भी चर्चा में था, अभी भी चर्चा में रहा है, तो इस पे क्वेश्चन बनाया है। किससे संबंधित है और ये मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लेना यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। एमआरआईवी तकनीक मैंने कल के करंट अफेयर में या परसों के करंट अफेयर में बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, एमसीक्यू बनाया हुआ है। तो आप ये देखो करंट अफेयर में आपका कुछ भी नहीं छूट रहा। जैसे मान के चलो मिशन दिव्या सात किससे संबंधित है बता दिए भाई इसका होंगे। एमआईआरवी तकनीक क्या है वो कल के करंट अफेयर में कवर की गई थी। अग्नि 5 मिसाइल क्या है वो भी करंट अफेयर में एमसीक्यू बना के कवर की गई थी। तो आपसे कोई चीज नहीं छूट रही है। करंट अफेयर में जो भी चीज आती है उसे नए तरीके से बना के यहाँ पेश कर दिया जाता है ना। देखो अब ये योजना कल की भी करंट अफेयर में थी, कई दिनों से चल रही है, तो मैं कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, लिख लेना यार अपनी डायरी में। प्रधानमंत्री सूर्य इतनी बार पढ़ा चुका हूँ उसको मुझे पढ़ने का भी अब मन नहीं होता। ये मैं तो सीधा टिक लगाता हूँ, ये चीजें याद रखना, ये बात सत्य है। यहाँ पर ये चीज नहीं आई है। एक क्या चीज नहीं आई मैं आपको बता दूं, इस चीज को विशेष याद रखना क्या है, यह योजना केवल ग्रामीण परिवार के लिए प्रदत्त है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके तहत सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, ये बात भी मैं बता चुका हूँ 1 और 3। ठीक है, ये चीज गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए इसका आंसर। विश्व प्रशंसा रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 में जितने भी पीसीएस के और यूपीएससी का जो भी पेपर अभी आने वाला है 24 मई को। बताइए यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अगर इसका गलत आंसर दिया तो वास्तव में आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। इसमें सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों का उपयोग किया जाता है। भारत को लगातार शब्द आ गया, 5वीं बार सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। ये 90% केस में गलत है। इसका सिर्फ बी ऑप्शन सही है। अब क्यों गलत है ये देखो पढ़ लो आप। यह रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है, ये बात याद रख लेना। कथन 3 गलत क्यों है, क्योंकि फिनलैंड आमतौर पर शीर्ष पर रहता है और भारत की रैंकिंग इस में काफी पीछे रही है। मार्च के दौरान यह रिपोर्ट अक्सर जारी या चर्चा में होती है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताने का प्रयास करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। लाइक करिएगा अगर अच्छी लग रही है। अगर आपका दिल कह रहा है नहीं यार ये स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर मैं इस तरीके से पढ़ूंगा वास्तव में कुछ कर सकूंगा, तो लाइक करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा। देखो क्लास को देख के वापस नहीं जाना है, कमेंट करोगे मुझे मोटिवेशन होगा कि नहीं बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं। मुझे वैसे पता नहीं लग रहा है ना कौन देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। कमेंट करोगे लगेगा कि नहीं यार बच्चे प्रेम बनाए हुए हैं। तीसरा, मैंने आपको बोला नहीं है कि दुनिया दिखावे की है, तो दिखावापन करना पड़ेगा तो थोड़ा सा आप भी कर दीजिए। ये अगर स्मार्ट अप्रोच में आप चाहते हैं कि आपके लिए बहुत सी सारी चीज़ें लाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये चैनल हमेशा सिर्फ शक्ति ग्लोबल रनिंग जितना आप सहयोग करके आगे बढ़ाओगे हमारे बच्चों के लिए हमेशा ये इसमें फ्री चीज़ें रहेंगी, टोटल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। पर हाँ जो मैं यहाँ पे टीचर लाऊंगा उन्हें लाऊंगा उनको पेमेंट देना होता है, चीज़ें करना होती है, तो वो सब संसाधन मुझे उपलब्ध कराने होंगे। तो मैं यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, अधिक से अधिक इसको इतना शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम जहाँ भी आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, है ना?
अधिक से अधिक सब्सक्राइबर इस चैनल के बढ़ाएँ, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है? धन्यवाद।